हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग पिछले वीडियो में लास्ट टॉपिक यहाँ पे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किए थे। ठीक है, रिकॉर्ड तो वैसे इसके आगे भी कर लिया था, बट आपको बताया था कल पता नहीं क्या हुआ, सेव करने के बाद फाइल करप्ट हो गई। फिर उसको रिपेयर करने की कोशिश की, बट पूरी लेंथ का हो नहीं पाया, जितना रिकॉर्ड किया था उतना नहीं हो पाया था। से चलिए दोबारा कर देते हैं जल्दी से। आइए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, संयुक्त राष्ट्र नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि। इस संधि में जैसे लिखा हुआ है कि नाभिकीय हथियार को प्रतिबंध करने के लिए ट्रीटी है। ठीक है, यानी प्रतिबंध का यहाँ पे मतलब है कि आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे, नाभिकीय हथियारों का परीक्षण नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, और स्टॉक वगैरह और जो स्टोरेज वगैरह रहेगा नाभिकीय हथियारों का, उस पर भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे होंडुरस का नाम याद रखना है। होंडुरस देश ऐसा है जिसने अभी हाल ही में ही मेंबर बना है। ठीक है, इस ट्रीटी का अनुसमर्थन किया है, तो ये 50वां देश है। तो 50वां नहीं याद रखना, सिर्फ होंडुरस का नाम याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बाध्यकारी है। ठीक है, ये ट्रीटी जो है वो बाध्यकारी है। अगर कोर्ट में क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन ऐसा स्टेटमेंट में डाल देगा। ठीक है, बाध्यकारी वाला प्रोविजन डाल देगा। चलिए, और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे मजे की बात देखिए, यहाँ पे लास्ट वाले पैरा में देखिए, भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस आदि देश जो हैं वो शामिल ही नहीं है इस ट्रीटी में। तो भाई जिनके पास परमाणु हथियार हैं, नाभिकीय हथियार हैं, वही इसके मेंबर नहीं है, तो क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है इस ट्रीटी का। और इनके सिग्नेटरी वही हो ही रहे हैं जो जिनके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, फ्रांस, यानी जो बड़े बड़े देश हैं और जिनके पास ये नाभिकीय हथियार का यहाँ पे पूरा जखीरा है, वही इसके मेंबर नहीं है। यहाँ पे देखिए, बांग्लादेश, मालदीव ने इस पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन दोनों किया है। ऐसे देश तो सिग्नेटरी बनेंगे ही ना जिनके पास कुछ है ही नहीं। अगर भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका इसके मेंबर बन जाते हैं तो फिर क्या लॉस हो जाएगा ना इनको। चलिए, ये इसकी बात थी, नाभिकीय हथियार प्रतिबंध संधि हम लोगों ने देखा। ग्लोबल फायर पावर देख लेते हैं जल्दी। ग्लोबल फायर पावर का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि कौन देश कितना पावरफुल है। ठीक है, उन देशों की आर्म फोर्सेस कितनी पावरफुल है, यहाँ पे इस सूचकांक में ये आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, थल, जल, वायु में युद्ध लड़ने की जो पॉसिबल है, पोटेंशियल जो कैपेसिटी है, उस पर बेस्ड है ये रिपोर्ट। ठीक है, ये सूचकांक, और इसमें परमाणु युद्ध क्षमता को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। शामिल कर भी लेते तब भी यूएसए फर्स्ट रहता है ना, और शामिल नहीं भी करोगे तब भी यूएसए फर्स्ट ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। यहाँ पे आपको इफेक्ट याद रखना, भारत का यहाँ पे पोजीशन कौन सी है, 4th पोजीशन है। ठीक है, ग्लोबल फायर इंडेक्स में, यानी चौथा सबसे पावरफुल कंट्री है। ठीक है, आर्म फोर्सेस में। और इस देश में, इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में सबसे नीचे कौन होगा, ऐसे ही देश होगा जिसके पास कुछ होगा नहीं। जैसे यहाँ पे इंडेक्स में जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, आपने अमेरिका को देखा पहली पोजीशन पे, रूस को सेकंड पोजीशन पे, चीन को तीसरी पोजीशन पे, और भारत को आपने अभी मार्क किया 4th पोजीशन पे। ठीक है, तो भारत को सेपरेटली भी याद रखना है, और अगर कोटे में पूछे तो आपको ये सीक्वेंस भी याद रखना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे भूटान का सबसे नीचे स्थान है। भूटान के पास कुछ है नहीं तो क्या, उसका एक पट तो वैसे ही कटा हुआ है, क्योंकि भूटान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, और वहाँ पे नेवी तो होगी नहीं, नौसेना तो होगी नहीं। नौसेना तो उन्हीं के पास होती है जिनके पास समुद्र तट होते हैं, तो एक पापड़ तो है ही नहीं भूटान के पास। खैर, ऐसे बहुत कंट्री हैं। चलिए आगे आइए, मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे ये मार्क कर लीजिए। न्यूजीलैंड जो है वो सबसे मानव स्वतंत्रता सूचकांक यहाँ पे फर्स्ट है। ठीक है, उसमें फर्स्ट है। और इंडिया की अगर ओवरऑल रैंक देखेंगे तो 111 है। ठीक है, 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है, 111। और इसकी कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी में भी रैंकिंग है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में 110वीं रैंक है भारत की। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी में आप देखेंगे आर्थिक स्वतंत्रता में देखें तो 105वीं रैंक है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और भी इतने सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, वहाँ से ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, पहले इसको मैन ऑफ द ईयर बोला जाता था और वुमेन ऑफ द ईयर के नाम से घोषणा होती थी। ठीक है, अब इसका नाम बदल के, इन दोनों का नाम बदल के एक सिंगल नाम है, पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, और ये नाम 1999 में चेंज हुआ था। ठीक है, उससे पहले वुमेन ऑफ द ईयर और मैन ऑफ द ईयर चलता था। यदि कोई मेल रहता था तो मैन ऑफ द ईयर मिलता था, फीमेल रहती थी तो वुमेन ऑफ द ईयर मिलता था। ठीक, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये यदि पूछ लेगा कि सबसे पहले जो पर्सन ऑफ द ईयर थे 1927 में, ईयर तो नहीं पूछेगा, नाम इंपॉर्टेंट है। नाम यहाँ पे चार्ल्स लिंडबर्ग, मैं जूम कर दे रहा हूँ, चार्ल्स लिंडबर्ग इनका नाम याद रखना। ठीक है, ये पहले पर्सन ऑफ द ईयर है। ठीक है, 1927 में इनको ये दर्जा मिला था। चलिए, इसके बाद अगर इंडियंस में पूछे तो एकमात्र भारतीय हैं, वो कौन है, महात्मा गांधी, जिनको पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए अभी वर्तमान की क्या स्थिति है, तो वर्तमान में आपको रखना है अमेरिका के जो 46, ये भी पूछता है। ठीक है, 46 याद रखना, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जो बाइडेन, और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं कमला हैरिस, इनको जॉइंटली मिला है। ठीक है, संयुक्त रूप से पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। और एक फैक्ट आपको यहाँ पे, ये नीचे मैं यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ, यहाँ पे गीतांजलि राव आपको नाम दिख रहा है, इनको किड ऑफ द ईयर 2020, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भारतीय मूल की लड़की है। ठीक है, अगर बहुत बेकार क्वेश्चन पूछना चाहेगा यूपी से, तो यही पूछ लेगा कि सबसे पहले टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कब दिया गया था, तो 1927 पूछ लेगा। ठीक है, तो चाहो तो याद रख सकते हो, वैसे चांसेस कम है। चलिए आगे कीजिए, यहाँ तक हो गया हम लोगों का। आइए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें रैंकिंग अच्छी रहती है इंडिया की, इसको CCPI बोलते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक, चलिए देखते हैं क्या स्थिति है।
एक किस बेसिस पे बनता है, यहाँ पे 4 यहाँ पे पिलर लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का आप कितना एक्सक्रीशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। अब नवीकरणीय ऊर्जा पे आपकी क्या पॉलिसीज हैं और आपका कितना इंस्टॉलमेंट है नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर, ठीक है। कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, जो भी इसमें रिन्यूएबल एनर्जीज में आती हैं, ऊर्जा उपभोग कंजम्पशन कैसा है आपकी कंट्री का, और जो आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, मशीनरी है जलवायु को लेकर, उनका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह कैसा है, ठीक है। ये सब चीज़ें, इन सब के आधार पर रिपोर्ट बनती है, ठीक। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, जर्मन वॉच द्वारा ही बनाई जाती है रिपोर्ट, ठीक है, जर्मन वॉच द्वारा। वैसे इंस्टीट्यूट तो 3 है, जर्मन वॉच, केन इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेटिक इंस्टीट्यूट। जहाँ पे 3-4 इंस्टीट्यूट मिलकर रिपोर्ट बनाती हैं तो वहाँ पे चांस कम रहते हैं, ठीक है, पूछने का। तो यहाँ पे ये लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पे हम लोगों को इंडेक्स में देखना कि कौन किसने कैसा काम किया। बस इसमें 2 फैक्ट देख लो, सबसे बढ़िया काम किसने किया और इंडिया की क्या रैंकिंग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्वीडन का नाम याद रखना है। स्वीडन यहाँ पे टॉप पोजीशन पे है CCPI में, CCPI स्वीडन का टॉप है, ठीक है। यानी इन्होंने जलवायु परिवर्तन पे बहुत सही काम किया है, ठीक। चलिए इधर आइए, इंडिया पे आ जाइए। इंडिया की रैंक कितनी दिख रही है आपको? 10वीं, सुपर इंपॉर्टेंट, याद रखना है, 10वीं रैंक है। ये 2021 की रैंक है, ठीक है। 2021 की 10 है और 2020 की भी जानना जरूरी है, ठीक है। 9 थी, यानी हम लोग 1 माइनस हो गए, ठीक है, घट गए, 1 रैंक की गिरावट हो गई, ठीक है। चलिए रैंक 10वीं है, मतलब अच्छी है, ठीक है। अच्छी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ग्रीन हाउस गैसेस हम लोगों का जो रेटिंग है वो अच्छी है। नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर रेटिंग ओवरऑल ठीक है, मॉडरेट है, मीडियम है। ऊर्जा कंजम्पशन जो है वो भी अच्छी रेटिंग है, उच्च है। जलवायु नीति उच्च है, ठीक है, इसलिए रैंकिंग अच्छी है। तो ये सब याद नहीं रखना है, ठीक है, ये सब याद नहीं रखना है, अलग अलग सेपरेट नहीं याद रखना है, बस मैं तो ऐसे ही बताया हूँ। बस 10वीं रैंक याद रखना और स्वीडन को याद रखना। चलिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये वाली संस्था एक और यहाँ पे इंडेक्स बनाती थी, हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जल्दी से बताएंगे, याद आ रहा? याद रखने के लिए बिल्कुल आसान है। आतंकवाद का अपोजिट क्या है? शांति, ठीक है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो भी IEP बनाती है, ठीक है। एक बार UPSC पूछा है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP बनाती है, पीस इंडेक्स। और आपने अभी आतंकवाद सूचकांक तो आप देख ही रहे हैं, यानी GTI, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी IEP बनाती है। ये IEP की 2 मेजर रिपोर्ट है, मेजर इंडेक्स हैं, याद रखना है, ठीक। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कितना आतंकवाद में लिप्त है, ठीक है। अगर टॉप पे पूछे तो आप लोग आराम से लगा देंगे। सबसे बड़ा टेररिस्ट जो ग्रुप है वो भी कहाँ पे है? ऑब्वियसली कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में, ठीक है। तो अफगानिस्तान के यहाँ पे सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश रहा, तो अफगानिस्तान को मार करके चलना, ठीक। यहाँ पे तालिबान को क्या बोला जा रहा है? विश्व का सर्वाधिक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप, डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप। तो ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान को याद रखना। अभी देख लेते हैं कहाँ पे आतंकवाद है नहीं बिल्कुल, तो इसके चांस पूरे हैं पूछने के। उज्बेकिस्तान, यहाँ पे लग नहीं रहा कि यहाँ पे आतंकवाद 0 होगा या फिर बहुत कम होगा या सबसे कम प्रभावित होगा, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान को आपको मार करके चलना है, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्री अगर दे देगा ऑप्शंस में तो पक्का उसी को मार दोगे, इसको नहीं मारेंगे आप, उज्बेकिस्तान को। तो इसको डबल स्टार मार के चलो, ठीक। चलिए यहाँ पे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। अफगानिस्तान को आपने पढ़ लिया, पहली रैंक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है टेररिज्म से। और इराक दूसरे नंबर पर, ठीक। तीसरे नंबर पर नाइजीरिया। चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, अगर तीनों याद हो जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला भी याद रहेगा तब चलेगा काम। बाकी इंडिया का पोजीशन आप देख ही सकते हैं, बहुत यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है आतंकवाद से, बहुत ज़्यादा प्रभावित है। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत 8वीं रैंक पे है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, GTI 21, ठीक है, GTI 2020, 8th रैंक। चलिए और अगर 2019 की बात करें तो 2019 में 7वीं रैंक थी। ये पहला इंडेक्स मुझे दिख रहा है जिसमें, मतलब इस तरह का इंडेक्स जो है जिसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोडिंग में क्वेश्चन आए तो बहुत वो स्टेटमेंट में यही लिखने वाला है कि रैंकिंग बिगड़ी है, लेकिन रैंक में हम लोग इंप्रूव किए हैं, ठीक है। यहाँ पे रैंक पहली दूसरी का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रभावित है आतंकवाद से, ठीक है। उल्टा मत समझ लेना कि जो पहली रैंक है वहाँ पे आतंकवाद है ही नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी रैंक फर्स्ट है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे आतंकवाद है, ठीक। इसलिए 7वीं रैंक बेकार रैंक है, 8वीं रैंक अच्छी रैंक है, ठीक, कंपैरेटिवली। बाकी इंडेक्स की तरह इसका रैंकिंग नहीं है ना। चलिए हो गया इतना, आगे आइए। उमंग ऐप एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण, उमंग के बारे में बस जान लीजिए, फुल फॉर्म इसका जानना जरूरी है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसमें बस एक ही चीज़ याद रखना, एकल मंच दिख रहा है, यानी सिंगल विंडो, ठीक है। सिंगल विंडो ऐप है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की सर्विस वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। आप गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल विंडो ऐप है, बस इतना सा याद रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक। चलिए इस तरफ आ जाइए, ठीक है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 यानी ये इंडेक्स ब्राइवरी की रिस्क को बता रहा है, ठीक है। ब्राइवरी की रिस्क किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है, तो आपको हमें 2 फैक्ट याद रख लेना। डेनमार्क में ब्राइवरी की रिस्क सबसे कम है, ठीक है, वहाँ पे ब्राइवरी की कोई समस्या है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्राइवरी की जो रिस्क है वो है उत्तर कोरिया में, ठीक, उत्तर कोरिया में, याद रहेगा। और इंडिया की रैंकिंग है 77, 2020 में 77। इसकी रैंक यहाँ पर लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे जी। लेटगम समृद्धि सूचकांक यानी प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स देख रहे हैं हम लोग 2020 की। इस प्रॉस्पेरिटी में हर फैक्टर काउंट हो जाएगा, ठीक है।
देखो किसी एक फैक्टर से तो बनने वाली है नहीं प्रॉस्पेरिटी, इसमें सिक्योरिटी देखी जाएगी, ठीक है। आपको आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कैसी है किसी देश में, वहाँ का गवर्नेंस कैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसा है, ठीक है, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ को इन्वेस्टमेंट को लेके माहौल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बाजार तक आपकी रीच कैसी है, एक्सेस कैसी है, इन्वेस्टर आपके देश में अट्रैक्ट होते हैं नहीं होते हैं, मतलब सारी चीज़ें इसमें काउंट हो जाएंगी समृद्धि सूचकांक में, ठीक। इवन इसमें स्वास्थ्य के आंकड़े भी यहाँ पे शामिल हैं, ठीक है, हेल्थ के, एजुकेशन के और आपकी रहन सहन की जो स्थिति है किसी भी देश की, वो सारे यहाँ पे डेटा जो है वो इस इंडेक्स में हैं, उन्हीं को लेके ये सब बनाए। चलिए पहली स्थिति किसकी है, डेनमार्क की, ठीक है। डेनमार्क में जो अभी हम लोगों ने फैक्टर डिस्कस किए सब वहाँ पे हैं, ठीक है, सब वहाँ पे हैं। डेनमार्क यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, इंडिया यहाँ पे इतने सारे फैक्टर हम लोगों ने देख लिए कि इसकी रैंकिंग यहाँ पे ठीक हो ही नहीं सकती, ठीक है। यदि 2-3 फैक्टर भी बेकार हैं तो पूरी रैंकिंग बिगड़ जाएगी इससे, है ना। तो भारत में भी ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है अभी, ठीक है। खैर स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, और कोरोना ने तो सबको अलर्ट ही कर दिया है, पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। तो इस बार के बजट में भी देखेंगे कि हेल्थ में जो इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ में जो निवेश किया हुआ है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस बार किया हुआ है, ठीक है। तो 2020 में डेनमार्क था, 2019 में नॉर्वे। देखिए आप ये सब फैक्टर देख रहे हैं, हर क्वेश्चन में आप यही सब देख रहे हैं, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है इस पर आप क्लोजली वॉच कीजिए इन सब चीज़ों को, ठीक है, तभी याद रहेगा, नहीं तो सब कन्फ्यूज हो जाएगा, भूल जाएगा। किसी में नॉर्वे याद आएगा तो किसी में डेनमार्क याद आएगा तो किसी में स्वीडन याद आएगा। चलिए ठीक है, आगे आइए। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, यहाँ पे देखते हैं कौन कितना टैलेंट है। एक रिपोर्ट याद आ रही है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, याद आ रहा है, जिसमें यूएसए टॉप पे था, ठीक है, और वेनेजुएला सबसे नीचे था, ठीक है, वेनेजुएला सबसे नीचे था, जिसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया था आपको। आइए यहाँ पे देख लेते हैं टैलेंट में सबसे टैलेंटेड कंट्री जो है वो है स्विट्जरलैंड, ठीक, रैंक 1। दूसरी डेनमार्क, आपको दूसरी नहीं याद रखना है, पहले याद रख लेना, और भारत की स्थिति देख लेना बस। भारत की स्थिति इस तरफ लिखा हुआ, यहाँ पे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। स्विट्जरलैंड आपने देख लिया पहली पोजीशन पे, ठीक है। बाकी ब्रिक्स देशों में क्या है, इंडिया देख लीजिए, इंडिया की रैंकिंग है 62, यानी हम लोग वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट में ब्रिक्स देशों में सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे हैं, देख रहे हैं 62 रैंक है। और सबसे ज़्यादा टैलेंट ब्रिक्स देशों में चीन है, ठीक है, चीन। चलिए ठीक है, इतना बहुत है इसमें। आ जाइए आगे, एंडोरा, सुपर इंपॉर्टेंट, एंडोरा कंट्री है, ठीक है, एक देश है। देश कहाँ है पता है ना, आप फ्रांस और स्पेन की जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे यहाँ पे एक छोटा सा देश है एंडोरा, ये लोकेशन है उसकी, ठीक है, कभी मैप पे देखना। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री, और दोनों के बॉर्डर पे है फ्रांस और स्पेन, ठीक, याद रखना। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये अभी हाल ही में IMF का 190वां सदस्य बना है, ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक। अभी IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि नाम दिखता रहता है इनका भी, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गीता गोपीनाथ को IMF का इकोनॉमिक काउंसिलर चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय मूल की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है गीता गोपीनाथ, ठीक। नाम के साथ मैचिंग में क्वेश्चन पूछेगा तो सामने आपको उनके सामने ये पद का नाम लिखा रहेगा, ठीक है, या फिर संस्था का नाम लिखा रहेगा। चलिए एंडोरा के बारे में आपने देख लिया कि एंडोरा भी हाल ही में लेटेस्ट में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर बना है, ठीक है, 190 में बना है, यानी IMF में कितने सदस्य हैं, 190। ये का लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम याद रखना है एंडोरा का। एंडोरा से पहले आप नौरू पढ़ते होंगे, है ना, नौरू बनाया IMF का लेटेस्ट सदस्य। कुछ महीने पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, नौरू पढ़ते थे, ठीक है। तो नौरू यहाँ पे IMF का 189वां सदस्य था, ठीक है, अब 190 हो गया एंडोरा, तो नौरू को भी याद रखना, एंडोरा तो याद रहेगा। एंडोरा कहाँ पे, फ्रांस और स्पेन के बीच एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, मैप पे देख लेना, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंडोरा यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, ठीक। चलिए न्यूज में होने की वजह से क्वेश्चन हो सकता है बना दें, कुछ इसी तरह का बना दें, 4 ऑप्शन दे दें और पूछ लेगा कोई कौन सा देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, ठीक। आइए कजाकिस्तान पे आइए, CICA यानी सी का नया अध्यक्ष। सी का क्या है, सी का यानी कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान, ये चेंज हो गई है, पहले क्या थी, पहले अस्ताना थी, ठीक है, अस्ताना, ये ओल्ड कैपिटल है, और नई कैपिटल कौन है, नूर सुल्तान। और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी मत पढ़ना। आगे आइए, नीचे आइए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 75 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर हम लोग क्या मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र डे मनाते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस डे, 24 अक्टूबर 1945। तो ये डेट इंपॉर्टेंट रहती है, पूछता रहता है। और UN के आपको पता है 5 यहाँ पे परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं, चीन, फ्रांस और रूस और UK और अमेरिका। ये तो याद ही होगा, ये बहुत पुराने बेसिक सी चीज़ें हैं। इन्हीं के पास वीटो पावर रहती है। वीटो पावर का मतलब कोई भी रेजोल्यूशन यदि UN पास करेगा तो इनकी पहली सहमति चाहिए, ठीक है। इनमें से यदि किसी एक को भी दिक्कत होगी तो फिर वो ट्रीटी या फिर वो एग्रीमेंट या फिर वो रेगुलेशन फिर इफेक्ट में नहीं आ पाती है, ठीक है। चलिए इस तरफ आ जाइए। इस तरफ क्या है इसके, 24 अक्टूबर आप 1945 आपको पता है, 24 अक्टूबर को यहाँ पे UN डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक, UN डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नीचे आइए, यहाँ पे आपको यही फैक्ट याद रखना है
यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली इसके यूएन के कितने कितने ऑर्गन है बताएंगे? जनरल असेंबली का जो अभी सेशन हुआ है 75वां सेशन हुआ है, उसकी चेयरमैनशिप किसने की है? वोल्कान बोजकेर, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वोल्कान बोजकेर। चलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अब पूछा जाएगी अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 75 वर्ष हुए हैं, इस सेलिब्रेशन पे या फिर इस वर्षगांठ पे कौन से समिट का यहाँ पे आयोजन किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट, नेशन समिट ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो आपको बायोडाइवर्सिटी याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी को लेके यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये जो वर्षगांठ सेलिब्रेट हुई है यूएन संघ की, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। चलिए आगे आइए। यहाँ पे ये थीम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थीम में ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है, जब विविधता तो सब बता देगा, ठीक। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स कौन सी संस्था बना रही है? ये सब इसमें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाइए। इस इंडेक्स में ग्लोबल स्मार्ट सिटी में सबसे प्रथम स्थान सिंगापुर का है, ठीक है, सिंगापुर। इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे शहरों की सूची में 4 इंडियन सिटीज़ को भी ऐड किया गया। ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। पूछ लेगा इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 4 शहर यहाँ पे ऐड किए गए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? तो एक ऑप्शन यहाँ पे अहमदाबाद लिख देगा वो, ठीक है, एक ऑप्शन अहमदाबाद लिख देगा, तो लगेगा ही नहीं कि ये नहीं होगा। या फिर ग्रेटर नोएडा लिख देगा, ठीक है, या फिर गौतम बुद्ध नगर लिख देगा, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। तो इसलिए 4 शहर याद रखना है, ये ग्लोबल स्मार्ट सिटी में ऐड है, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला पढ़ लिया सिंगापुर, ये सबको हटा देना, सिंगापुर पढ़ा। यहाँ पे इंडियन जो 4 ऐड हुए हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ठीक। इन सब की ये सब नहीं पढ़ना है कुछ भी, ठीक है, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखना है 4। इसमें अगर 2-3 याद रख सको तो रख लेना, क्योंकि ठीक है, क्योंकि नाम ऐसे हैं कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं और बहुत बड़े शहर भी नहीं है। सिंगापुर को सिटी स्टेट बोला जाता है, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एक का नाम तो देश का लिखा है, बाकी सब ये शहर हैं। इस देश के साथ यहाँ शहर पे कैसा सीन है? यहाँ पे तो जो रैंकिंग है वो तो सिटीज़ की है, तो सिंगापुर जो है ना वो सिटी स्टेट है। और हेलेंस्की कहाँ की कैपिटल है बताएंगे? हेलेंस्की किसकी कैपिटल है? फिनलैंड की, ठीक है। ज्यूरिख बताएंगे? और ज्यूरिच जो है वो स्विट्जरलैंड की है, ठीक है, कैपिटल नहीं है, स्विट्जरलैंड का एक बड़ा शहर है स्विट्जरलैंड की। और कैपिटल पूछ ले तो क्या बताएंगे? बर्न है, ठीक है, बर्न, BERN, बर्न। चलिए इसमें हो गया, आ जाइए इस तरफ आ जाइए। अब यहाँ पे अब्राहम समझौता हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है, ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, ठीक है, शांति का समझौता है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, राजनयिक संबंधों को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए, फिर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया गया है। और ये किस किस देशों के बीच में हो रहा है? इजराइल और अरब देशों के बीच में, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब्राहम समझौता, ठीक, याद रहेगा, अब्राहम एग्रीमेंट। मॉडरेटरी करने हैं, मॉडरेटर तो हमेशा हर जगह उचक के चले जाते हैं ना। अभी लेटेस्ट में देखेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, इन दोनों ने इजराइल के साथ यहाँ पर राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए एग्रीमेंट किया है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे इजराइल, जॉर्डन वगैरह देखेगा, तो बस ऐसा ही याद रखना, यहाँ पे इजराइल और अरब देश जो है इन्हीं के बीच का ही समझौता है, या फिर सिंपल सा बस इसी टर्म को याद रखना, अरब देशों के मध्य का ये एग्रीमेंट है। अब सब कुछ पीस के लिए किया जा रहा है, शांति के लिए किया जा रहा है, लेकिन पीस इस रीजन में आ नहीं पा रही है, ठीक। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये समझौता हस्ताक्षरित कहाँ किया गया? वाशिंगटन DC, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म लिस्ट, आतंकवाद के प्रायोजक राज्यों की सूची में से अभी सूडान को हटा दिया है, ठीक है, अमेरिका ने सूडान को हटा दिया, तो यहाँ पे सूडान इंपॉर्टेंट है इस फैक्ट के लिए, ठीक है। टेररिज्म लिस्ट से अभी किसको हटाया गया? सूडान को, ठीक। चलिए आगे आइए। यहाँ पे इस मस्जिद का भी नाम याद रखना है, अलग-सा, कि इसके बारे में तो जानते होंगे, यरूशलेम में, ठीक है, यरूशलेम में, ये इस्लाम का तीसरा सबसे सेक्रेड स्थल है, ठीक। आइए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फटाफट कर लेते हैं जल्दी से। SCO वेरी इंपॉर्टेंट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी हाल ही में मीटिंग कहाँ हुई? दुशांबे में। दुशांबे कहाँ की कैपिटल है? तजिकिस्तान की। ये हाइब्रिड प्रारूप समझ रहे हैं? हाइब्रिड फॉर्म का मतलब है कुछ लोग वहाँ पे गए होंगे और कुछ लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पे ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, यानी कुछ लोग फिजिकली प्रेजेंट हैं और कुछ लोग वर्चुअली। अध्यक्षता किसने की? तजिकिस्तान ने, ठीक है। जहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा वही, ऑर्गेनाइज होने का मतलब है कहीं पे वही उसको हेड भी करेगा, लीड भी करेगा। तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जगह का नाम याद रखना है, ठीक है, तजिकिस्तान। चलिए SCO में मेंबर कितने हैं? SCO में मेंबर कितने हैं? सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, 8 मेंबर हैं। ये 8 मेंबर आपको याद रखना है, 8 मेंबर को आपको याद रखना है, ठीक। ये 8 मेंबर कौन कौन से हैं? चाइना, भारत, पाकिस्तान, इनको तो अभी शायद 2 साल पहले ऐड किया गया, ठीक है। चाइना, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। जहाँ पे अभी ये कहाँ पे हो रहा है? अभी जो हाल ही में हो रहा है SCO का, तजिकिस्तान में हो रहा है, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े, ठीक है। इसमें आप सोचिए कौन सा ऑप्शन डाल देगा जिससे आप कन्फ्यूज हो जाएंगे 8 मेंबर में। एक ऑप्शन और है यहाँ पे, एक नाम और है जो कन्फ्यूज करेगा, वो है अजरबैजान। ये मेंबर नहीं है, ठीक है, SCO का मेंबर नहीं है। अगर ये ऑप्शन में देखे तो इसको हटा देना, ठीक।
सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईरान को भी एससीओ की स्थायी सदस्यता के लिए स्थायी मेंबरशिप के लिए बात चल रही है, ठीक है, सहमति बन गई है, कुछ दिनों में मेंबर हो जाएगा परमानेंट। तो ईरान को आपको अलग से याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक, बस और कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, ब्रिक्स से करते लेते हैं जल्दी से। ब्रिक्स जाने रहे होंगे आप, ठीक है, BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। अभी जो अध्यक्षता की है वो भारत ने की है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने अध्यक्षता की है ब्रिक्स की, ठीक है। ये 13वां था, 13वां नंबर पूछता है कभी कभी, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन था ये। अगर इसको कोर्ट में बनाएगा, क्वेश्चन कोर्ट में बनाएगा तो जरूर पूछेगा कि भारत ने अभी तक 2 बार इसका अध्यक्षता कर लिया है, फिर 3 बार कर लिया है, फिर 4 बार कर लिया है, इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ये जो कर रहा है 13वां जो अध्यक्षता कर रहा है, ये तीसरा अवसर है, ठीक है। उससे पहले 2012 में, उससे पहले 2016 में, ये याद नहीं रखना है 2012-16, बस ये याद रखना है कि ये 3 बार अध्यक्षता कर चुका है इंडिया, ठीक। चेयरमैनशिप इंडिया ने की है, इंडिया यानी PM मोदी साहब ने की है, ठीक। चलिए नीचे आ जाइए, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं मार्क करके रखा हूँ, बस वही पढ़ना है। नई दिल्ली घोषणा पत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछ ले न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किस सम्मेलन का भाग है, किससे संबंधित है, आपको ब्रिक्स लगाना है, ठीक है, आपको ब्रिक्स लगाना है। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे ग्रीन टूरिज्म पे एक अलियांस बनाए, ठीक है, एक अलियांस बनाए, ये किस ऑर्गेनाइजेशन की, किस संगठन का इनिशिएटिव है, किसकी पहल है, तो आपको ब्रिक्स लगाना है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा है यहाँ पे कृषि अनुसंधान मंच की अभी घोषणा हुई है, ये भी एक नया इनिशिएटिव है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, तब भी आपको ब्रिक्स लगाना है, ठीक है, ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म, ब्रिक्स देश की एक नई इनिशिएटिव। तो आपने यहाँ पे आपने 2 नए इनिशिएटिव भी देख लिए, ठीक है, ग्रीन टूरिज्म पे और एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म पे। चलिए आगे आ जाइए, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, कट कर दीजिए इसको, ठीक है। इधर आ जाइए, G7 शिखर सम्मेलन पे आ जाइए। G7 का मतलब समझ रहे हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, ठीक है। वो 7 कंट्रीज़ कौन है, जो बहुत बड़ी बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। पहले इस संगठन को G8 के नाम से जानते थे, ठीक है, G8 के नाम से, लेकिन रसिया इसका पहले मेंबर था, तो रसिया अब हट गया, रसिया को हटा दिया गया, ठीक है। तो ये कंट्री जब हट गई है तो फिर वो G7 बन गया, ठीक है, G8 से। तो G7 में अभी प्रेजेंटली कौन कौन सी कंट्री हैं, कनाडा, मैं जूम कर दे रहा हूँ, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA, ठीक है, 7 हो गई। पहले एक कंट्री और ऐड हुआ करती थी, रसिया, ठीक है, लेकिन रसिया अब नहीं है, 2014 से नहीं है। चलिए वापस आ जाइए, मैं इसको थोड़ा रेज कर लूँ क्योंकि इस जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। अभी जो अध्यक्षता की है किसने की है, UK ने की है। जगह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्विसवे कार्नवाल, 4 जगह का नाम देगा वो, ठीक है, तब आपको लगा देना है कार्नवाल, कार्विसवे भी याद रखना है, ठीक। आगे आइए, आपको ये थीम दिख रही है, इसको तो बिल्कुल मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये आने वाला है क्वेश्चन मेरे हिसाब से। बिल्ड बैक बेटर किस शिखर सम्मेलन की ये थीम है, सुपर इंपॉर्टेंट, बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर का मतलब इससे पहले कुछ बिगड़ गया होगा, तो कोविड-19 ने जो चौपट किया है इकोनॉमी को, खासतौर से डेवलप्ड कंट्रियों का, तो उसी को ये बिल्ड बैक बेटर के नाम से इन्होंने थीम निकाली है, यानी जो नुकसान हुआ है उसको जल्दी जल्दी से भरपाई करना है, ठीक, ठीक है। बाकी भारत वगैरह तो गेस्ट कंट्री वगैरह रहते हैं, अभी भारत को टाइम लगेगा, ठीक है, G7 में आने के लिए। और इस सम्मेलन में क्या बातें हुई, यहाँ पे ये फैक्ट आपको याद रखना है, वैश्विक न्यूनतम निगम कर का जो प्रिंसिपल है, ये कौन से सम्मेलन में यहाँ पे सहमति बनी है, तो आपको याद रखना है G7, ठीक है। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन में दे देगा G7, ब्रिक्स दे देगा, आसियान दे देगा, सार्क दे देगा, ठीक है। तो आपको फिर G7 लगा देना है। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का जो प्रिंसिपल है, सहमति बनी है G7 में। और G7 में क्या हुआ है, आइए जल्दी से देखें। आप BRI के बारे में परिचित होंगे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको लीड चाइना करता है, ठीक है, चाइना का ये मेगा प्रोजेक्ट है ना BRI। इसको काउंटर करने के लिए G7 ने क्या बनाया है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का यदि ऑब्जेक्टिव पूछे तो बता देना, टू काउंटर BRI, टू काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। और एक किसका इनिशिएटिव है, ये भी याद रखना है, G7 का, ठीक है। क्योंकि चाइना मेंबर नहीं है ना G7 का, ये तो डेवलपिंग कंट्री है अभी, और G7 तो डेवलप्ड कंट्रियों का इकोनॉमी का एक ग्रुप है। इसका मतलब क्या हुआ कि चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है, यानी चीन पूरी दुनिया पे जो रोड और रेल का जो कनेक्टिविटी बिछाना चाह रहा है, जाल बिछाना चाह रहा है, इसके समर्थन में बहुत कम कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इस BRI में जो हिडन एजेंडा है चाइना का, वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। इसको शॉर्ट में क्या बोला जा रहा है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड को, यहाँ पे 3 भी दिख रहे हैं, यानी B3W शॉर्ट में ही पूछ लेगा, B3W क्या है, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड कॉमा में मस्त सजा देगा, B3W क्या है आप बताइए, तो बढ़िया से बता देना। बस इसमें इतना ही था। G7 में देख ली क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। चलिए हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस देख लेते हैं जल्दी से। दुशांबे तजिकिस्तान, दुशांबे कैपिटल है तजिकिस्तान की, ठीक है। और तजिकिस्तान में अभी आपने SCO भी पढ़ा, ठीक है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन भी हुआ यहाँ पर, ठीक है, जिसमें ईरान को परमानेंट मेंबर बनाने की सहमति भी बनी है। तो देख लेते हैं ये सम्मेलन किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो है आपको अफगानिस्तान और तुर्की की, ये रीजनल इनिशिएटिव है, ठीक है, रीजनल इनिशिएटिव है किस का, अफगानिस्तान का और तुर्की का। क्योंकि इस्तांबुल एक शहर है ना, इस्तांबुल शहर है कहाँ का, तुर्की का। इस्तांबुल के बारे में खास बात जानते हैं, एक ऐसा शहर है, इस्तांबुल दुनिया का ऐसा शहर है
जो एशिया का होते हुए भी यूरोप का है, ठीक है। जो कि टर्की क्या है, टर्की तो एशियन कंट्री है। और इस्तांबुल जो शहर है वो आप देखेंगे लोकेशन पे, मैप पे देखेंगे तो ये यूरोप में बिलोंग करता है, ठीक है, इस्तांबुल। ठीक है, बाकी इस पहले के जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो आप लोग समझ ही रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ यदि कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो सबसे पहले जो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है वो तो स्टेबिलिटी की है ना, कि पहले भाई स्टेबल तो हो जाओ, तुम खड़े तो हो जाओ पहले। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है, मोटो वगैरह में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में, थीम वगैरह में, वही सुरक्षित और यहाँ पे स्टेबल अफगानिस्तान। चलिए, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देख, तो बस इतना ही है इसमें। इनिशिएटिव याद रखना किस किस देश के बीच का है, ठीक है। चलिए इस तरफ आ जाइए। क्वाड नेता, सुपर इंपॉर्टेंट। क्वाड के बारे में समझ रहे होंगे, ठीक है। क्वाड का मतलब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल से है, ठीक है, चतुर्भुज से है। जैसे यहाँ पे मैं बनाऊँ, ये पूरा वर्ल्ड मैप है, तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप यूएसए लोकेट कर सकते हैं, ठीक। जापान यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक। तो यही है क्वाड संस्था, क्वाड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका अभी पहला शिखर सम्मेलन होना, इसलिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आपने 4 देश देख लिए क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और एक खुद इंडिया, ठीक है। तो ये 4 कंट्री होंगी क्वाड में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ये संस्था बनी है, ये जो ग्रुप बना है, ये भी चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, ठीक है। जो उसकी साम्राज्यवादी जो नीति है उसके अगेंस्ट में है, ये काम करेगी। चेक एंड बैलेंस भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अब देखिए, ये पहला समिट है ना, तो इसमें जो भी वहाँ पे हुआ है वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला बात तो ये है, द क्वाड वैक्सीनेशन प्रोग्राम पार्टनरशिप की वहाँ पे घोषणा की गई। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी वैक्सीन लोग बांटने वाले हैं। यहाँ पे 2022 तक 1 बिलियन खुराकें वैक्सीन, कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराएंगे। 1 बिलियन समझ रहे ना, 1 बिलियन यानी 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़, या फिर 100 करोड़ को क्या बोलते हैं, 1 अरब, ठीक है। तो 1 बिलियन यानी 1 अरब ये वैक्सीन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये कोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, और यहाँ पे क्या है, ये समिट हुई कहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका में हुई है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में हुई है। क्योंकि बाकी लोग तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थे, ठीक है, ये इन पर्सन ये उपस्थित थे वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में, जहाँ पे भी हो रहा होगा ये, यानी मतलब जिस चैम्बर से भी हो रहा होगा उस चैम्बर में ये उपस्थित थे बस, बाकी सब बीसी से थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। क्वाड को इसके नाम से भी जाना जाता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक। चलिए आगे आइए। 4 देश आपने जान ही लिए कौन कौन से हैं क्वाड में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। चलिए हो गया इसमें। आगे देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे समिट हुई है, ठीक है। तो इसका सेंट्रल थीम इंपॉर्टेंट है, हमारी साझा भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण, डिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात आएगी तो ये शब्द आपको हमेशा हर जगह मिल जाएगा, कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और ये जो समिट है ना, ये अपनी संस्था कराती है, टेरी, याद आ रहा, टेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में। हम लोग दृष्टि यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज में किए हैं इसको। चलिए, उद्घाटन किसने किया, मोदी साहब ने। बाकी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है शिखर सम्मेलन टेरी की एक वार्षिक ट्रैक पहले, टेरी की इनिशिएटिव है, ठीक है। टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। टेरी का हेडक्वार्टर आपने देखा कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका आयोजन भी दिल्ली में हुआ। अगर पूछ लेगा कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ, तो न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है, न्यू दिल्ली लगा देना, इसमें लिखा नहीं है पर आप याद रखना, न्यू दिल्ली। यहाँ पे तो इन्होंने 2022 तक का भी बता दिया सीन, 2022 की भी थीम क्या रहेगी, एक लचीले ग्रह की ओर, टुवार्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो अगर थीम पूछेगा तो एक ऑप्शन में आपको ये भी दिखेगा 2022 का, तो 2022 का नहीं लगाना है, ठीक है, 2021 का जो था वही लगाना है, ठीक है। 2021 का क्या था, रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक। या सिंपली ऐसा पूछ लेगा, रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर किस शिखर सम्मेलन की ये थीम है, ठीक है। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे आ जाइए। चौथा, वन प्लैनेट समिट। सबसे पहले थीम पढ़िए, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, प्रकृति के लिए मिलकर कार्य करें। ऑप्शन में आपको देगा चार ऑप्शन देगा, 4 संस्थाएं देगा और चारों रिलेटेड रहेंगी इन्वायरमेंट से, ठीक है। जैसे IPCC दे देगा, जैसे UNEP दे देगा, ठीक है, या फिर UNCCD दे देगा, और चौथा दे देगा वन प्लैनेट समिट। तो आपको वन प्लैनेट समिट बताना है, ठीक है। और ये वन प्लैनेट समिट जो होती है वो किस पे हो रही है, जैव विविधता पे, बायोडाइवर्सिटी पे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये पेरिस समझौता पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो पेरिस समझौता याद रखना 2015 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये COP नंबर कौन सा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर कौन सा था, बताएंगे, कमेंट करके बताना। क्योंकि इसी COP में ये जो आपको दिखता है ISA, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर जो आपको संगठन दिखता है जिसका गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है, इसका जो घोषणा हुई थी बनने की, स्थापना की, उसी COP में हुई थी, ठीक है, पेरिस समझौते में। फ्रांस और इंडिया संस्थापक सदस्य है ना ISA के। चलिए आगे आइए। अगर पूछेगा ये हुई कहाँ पे, तो ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि सब क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है, तो कोई सब अपने अपने घर से किए हैं, ठीक है, अपने अपने घर पर बैठ के किए हैं, तो कोई एक जगह फिक्स नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक। चलिए, हाइब्रिड मोड होता तो हम लोग देख लेते, क्योंकि हाइब्रिड में एक या 2 लोग या फिर 1-2 लोग जो मेंबर होंगे उस संस्था के या फिर उस समिट के, वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, बाकी लोग BC से रहते हैं।
बाकी इसमें देख लिया 1 प्लैनेट में क्या होने वाला है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर यहाँ पे काम होगा, और ख़ासतौर से जो समुद्री परितंत्र है यानी ओशियानिक जो इकोसिस्टम है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं बचा। यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी इनिशिएटिव लिए गए, अगर इनको याद रख सकूँ तो बहुत अच्छी बात है। एक इनिशिएटिव है हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। इस कोलिशन में कौन कौन है? इसको फ्रांस और कोस्टा रिका ने लॉन्च किया, ठीक है, इस पहल को, इसको पहली वाली को। दूसरी पहल है यहाँ पे एग्जाम्पलरी मेडिटेरियन इन 2030, एग्जाम्पलरी मेडिटेरियन इन 2030, ठीक। इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च यहाँ पे साइड में लिखा है ऊपर, फ्रांस, स्पेन और मोनाको द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। अगर नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं, बाकी पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया बस उसी को याद रखना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, फ्रांस ने प्रीजोड यहाँ पे एक पहल को इनिशिएट किया। प्रीजोड इसका मतलब क्या है? प्रिवेंटिंग जूनोटिक डिसीज इमरजेंस। आगे के अक्षर इन्होंने पकड़ लिए और एक कोड बना दिया, ठीक है, प्रीजोड। और एक किसके लिए है? पशुओं से जो उत्पन्न होने वाली बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए ये इनिशिएटिव है, ठीक है। याद हो जाएगा, याद रखेंगे प्रीजोड। ऐसे लग रहा है जैसे कोई ज्योग्राफी का शब्द हो, है ना। चलिए आ जाइए ISA सभा। ISA के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे, इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हेडक्वार्टर गुरुग्राम, ठीक है, हरियाणा। ये आप लोग जान ही रहे हैं, वर्चुअल माध्यम से हुई है तो याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे हुई है, ठीक है। बाकी पहली जो हुई थी ये तीसरी सभा है, ठीक है, तीसरी है, तो पहली दूसरी कहाँ हुई थी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेडक्वार्टर इंडिया में है ना, और संस्थापक सदस्य भी है इंडिया, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के संयोग से बनी है संस्था, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पहली सभा भी और दूसरी सभा भी। पहली सभा कहाँ पे हुई थी? ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, 2018 में, और दूसरी कहाँ हुई थी? दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक। तीसरी कहाँ पे हुई नहीं पता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई, सबने अपने घर से किया। ISA के जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबर ने ISA के जो अगले अध्यक्ष होंगे यानी 2 साल के लिए भारत को यहाँ पे चेयरमैन चुना, ठीक है, और फ्रांस को को चेयरमैन चुना, ठीक है, सभी सदस्य देशों ने अगले 2 वर्षों के लिए, इसलिए न्यूज़ में था। बाकी और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड सौर बैंक किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड सौर बैंक, ठीक है, ये इसी का है, ठीक है, ISA। अब सोलर की इतनी बड़ी संस्था है तो ये ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट भी यही बनाएंगे, ठीक है। कौन बनाएगा? ISA बनाएगा, ठीक। बस इसमें इतना ही था, ठीक है। आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट को पढ़िए। कर्नाटक सरकार द्वारा अधिकतम तैरती हुई सौर क्षमता यानी मैक्सिमम फ्लोटिंग कैपेसिटी जैसी सुविधाएं हैं जिस देश के पास, तो ऐसे देशों को मिलता है कौन सा पुरस्कार? विश्वस्तरीय पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो किसको दिया गया? जापान को दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर यूरोप की बात करें, एशिया प्रशांत के लिए जापान को मिल गया, और यूरोप और वहाँ के जो रीजनल एरिया हैं उनके लिए नीदरलैंड को प्रदान किया गया। तो पहला ये याद रखना है आपको पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है किस चीज़ के लिए मिला है? मैक्सिमम फ्लोटिंग कैपेसिटी के लिए, ठीक। चलिए इसके बाद सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ गया, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी ये इनिशिएटिव है? किसका इनिशिएटिव है? ISA, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक। ये आपको क्वेश्चन देखेगा मेरे हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड किसका इनिशिएटिव है? ISA, इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक, ठीक, तीनों याद रखना है। चलिए इतना हो गया। इस तरफ क्या है? इस तरफ है बेस्ट सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। अब चूंकि ISA से रिलेटेड है ये भी सम्मेलन, तो यहाँ पे देख लीजिए इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? ISA खुद कराती है और FICCI कराती है, ठीक है, 2 संस्थाएं कराती हैं, ISA और FICCI, ठीक है। पहला है इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है। ISA से नहीं पूछेगा तो इसी को पूछ लेगा, विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ऑर्गेनाइज किसने कराया है? ISA और FICCI ने। यहाँ पे आइए, वर्ल्ड लेटर में दिख रहा है आपको सोलर कंपास 360, सोलर कंपास 360 सुपर इंपॉर्टेंट। सिंपल पूछ लेगा ये है क्या, आपको याद रखना है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये एक टेक्निकल जर्नल पेपर है, ठीक है, जर्नल पेपर है। तो ईजी है, कठिन नहीं है, सोलर से याद आ जाएगा आपको, ISA का है, ठीक। इतना हो गया आज का, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं फिर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन से, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।